मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वृत्त यानी कि सर्कल। तो चलिए सबसे पहले सर्कल की परिभाषा देखते हैं। तो लिखे हुए हैं कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। तो चलिए इसका फिगर देखिए, इसको आप वृत्त कहेंगे। ये क्या है? आपका वृत्त है। अब देखिए परिभाषा से इसको समझिए। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। देखिए ये एक तल पर, इस पे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, ऐसे इस पे बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, ये जो बिंदु हैं एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए। ये प्रत्येक दूरी जो है अचर है। ठीक है, अचर है यानी कि कांस्टेंट है। तो जो आप यहाँ पे नियत बिंदु ले रहे हैं ना, ये इस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेंटर। वृत्त का सेंटर कहते हैं। और ये जो आप अचर दूरी देख रहे हैं, इस अचर दूरी को कहा जाता है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, और इसे हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं। ठीक, समझ गए? अब यहाँ लिख सकते हैं कि नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले भी पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में भी ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो चैप्टर बनाने में आसानी होगी। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ और भी परिभाषाएं हैं, उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के बारे में। वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस क्या होता है उसके बारे में। चलिए यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये आकृति आपकी वृत्त कहलाती है। ठीक है, और वृत्त के चारों ओर के वक्र की जो लंबाई होती है वही परिधि कहलाती है। कि चारों ओर का जो वक्र है ना, ये इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गोल वाला ये जो भाग दिख रहा है चारों ओर से, इसकी जो लंबाई होगी वो परिधि कहलाती है। तो आप तो पहले पढ़े हुए फॉर्मूला ना कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और यहाँ r क्या है? तो जहाँ r क्या होता है? त्रिज्या होता है। r क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से, है ना, और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी जो होती है यही ना आपकी त्रिज्या होती है। अभी आप देखे थे ना, यही त्रिज्या होती है, r होती है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं चाप के बारे में। चाप यानी कि आर्क क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग जो होगा ना आपका चाप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस पे एक बिंदु यहाँ ए लिए, यहाँ एक बिंदु बी लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका चाप होगा, और ये भी आपका चाप होगा, क्योंकि ये वृत्त का है ना, वृत्त की परिधि का ही ना एक हिस्सा है, तो ये आपका चाप हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? चाप ए बी, इस तरह से लिखेंगे, या ए बी के ऊपर एक वक्र ऐसे बना देंगे तो ये भी चाप ए बी को ही दर्शाएगा। समझ गए? तो इसमें दो तरह के चाप है, एक छोटा वाला चाप है और एक बड़ा वाला चाप है। तो छोटे चाप को हम कहते हैं लघु चाप ए बी। अगर लघु चाप ए बी लिखे तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ लिख दिए दीर्घ चाप ए बी, तो यहाँ इसका मीनिंग है ये वाला पूरा बड़ा वाला। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जीवा क्या होता है? अगला टॉपिक देखते हैं जीवा यानी कि कोड क्या होता है? तो यहाँ लिखे हैं परिभाषा में कि एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया, और यहाँ परिभाषा में क्या लिखे हैं कि एक रेखाखंड जो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। मान लीजिए हम लोग वृत्त पर दो बिंदु मान लिया, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और इन दोनों को हम लोग ऐसे मिला दिए। तो ये मिलाने पर ये जो बना है ना, ये आपका क्या कहलाता है? ये जो रेखाखंड होगा यही क्या कहलाता है? आपका जीवा कहलाता है। ये आपका क्या है? जीवा है। अंग्रेजी में इसको कोड कहते हैं, CHORD,
कोड कहते हैं, समझ गए। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारी हो सकते हैं। देखिए एक ये हो गई, और मान लीजिए कोई 2 बिंदु यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ से भी आप आसानी से जीवा खींच सकते हैं, ये भी आपकी जीवा हो जाएगी। मतलब ऐसे हम लोग वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं ना, ऐसे समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, यहाँ आगे हम लिखे हैं कि एक जीवा वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभाजित करती है। कैसे वृत्त खंडों में विभाजित करती है? 2 वृत्त खंडों में। तो समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये वृत्त हुआ और इसमें हम एक जीवा खींचे, एक ऐसे, ये जीवा ही ना है, ये जीवा है क्योंकि ये वृत्त पर 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी हुई रेखाखंड है, तो ये आपकी जीवा है। तो ये क्या बात लिखे हैं कि एक जीवा वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभाजित करती है। अब आप सोचोगे सर ये वृत्तखंड क्या होता है, तो उसकी परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, ठीक है, वृत्तखंड यानी सेगमेंट। तो एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा हो। देखिए वृत्त की एक ये जीवा है और चाप से ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये छोटा वाला जो है इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और यह भी देख लीजिए, ये भी तो जीवा और यहाँ आपके चाप से घिरा हुआ है, तो ये भी तो वृत्तखंड हुआ ना। तो ये कैसा वृत्तखंड होगा? तो ये होगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेजर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट के इसे नाम से जानते हैं, समझ गए। अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे जीवा के कुछ गुण के बारे में। तो जीवा के गुण क्या क्या हो सकते हैं? तो आपने देखा कि जीवा कैसे की जाता है, तो वृत्त पर 2 बिंदु अगर स्थित हो और उन दोनों को मिला दिए तो आपका जीवा होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि एक वृत्त में, एक वृत्त में अनगिनत, 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 अनगिनत जीवाएं, अनगिनत जीवाएं, अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जा सकती हैं। क्योंकि देख लीजिए आप इस पे ऐसे ऐसे बहुत सारे इस पे लाइन खींच सकते हैं कि नहीं, तो ये अनगिनत खींच सकते हैं, अनगिनत जीवा खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि एक वृत्त के, एक वृत्त के 2 बिंदु से, 2 बिंदु से एक और केवल, एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है, एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। यदि अगर वृत्त पर 2 ही बिंदु दिए गए हो तो वहां से सिर्फ एक ही जीवा आप खींच सकते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे आगे कि वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है ना, उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाता है। अभी उसकी परिभाषा को समझाते हैं। चलिए हम लोग व्यास को ही देखते हैं इसके बाद। चलिए तो यहाँ लिखे हुए हैं व्यास यानी कि डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं। अब समझिए इसमें डायमीटर यानी कि व्यास क्या होता है। तो लिखे हुए हैं कि एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु, देखिए रेखाखंड के अंत बिंदु मतलब एक इधर वाला और एक इधर वाला, अंत बिंदु इसको कहते हैं। अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, यानी कि एक ऐसा रेखाखंड जिसका अंत बिंदु इस वृत्त पर स्थित हो। तो अब आप सोचोगे कि सर आपने बोला जब अंत बिंदु वृत्त पर स्थित है ना, तो ये आपका जीवा का भी होता था। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए जो केंद्र से गुजरता है, ठीक है, मतलब कि अंत बिंदु तो वृत्त पर स्थित होगा और जो केंद्र से गुजरेगा यानी कि सेंटर से, यहाँ पे अगर केंद्र है तो यहीं से होकर जाएगा यानी कि इस तरह से जाएगा, समझे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा, ठीक है, ये आपका व्यास कहलाएगा यानी कि डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर के नाम से इसको जाना जाता है, समझ गए। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसमें फर्क क्या है? तो देखिए आप जीवा को, है ना, जीवा जो है, जीवा आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं कि आगे देखिए इसमें लिखे हुए हैं कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी, ठीक है, ये सबसे अधिकतम दूरी है। या तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखे ना, यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपका व्यास क्या होता है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा,
है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यास भी क्या है, एक प्रकार से आपकी जीवा ही है। लेकिन क्या प्रत्येक जीवा को व्यास कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक जीवा केंद्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी ना, केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होगी वही आपका क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और ये क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि व्यास जो होता है ना 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। तो व्यास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं डी और इसके लिए आर, तो डी बराबर 2r। समझिए। अब यहाँ पे कुछ बात करें व्यास से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं ऐसे कि वृत्त में अनगिनत 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 व्यास खींचे जा सकते हैं। अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। कैसे? तो ऐसे देखिए ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला ऐसे बहुत सारी हो जाएंगे ना, देख लीजिए हो जाएंगे कि नहीं। चलिए, तो ये सब क्या होता है? तो वृत्त से अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ गए? चलिए अगला हम लोग बात करते हैं त्रिज्या खंड, यानी कि सेक्टर क्या होता है। चलिए सबसे पहले एक तो वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ लिखे हैं यहाँ पर परिभाषा इसकी, किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसमें हम लोग 2 त्रिज्या खींच देते हैं। देखिए एक ये त्रिज्या हो गया और एक यहाँ त्रिज्या हो गया। तो यहाँ देखिए इन 2 त्रिज्याओं और इस चाप से घिरा हुआ क्षेत्र ये है ना, इसका नाम देते हैं OAB। ठीक है ना, ये आपका एक क्षेत्र है ना, घिरा हुआ क्षेत्र, 2 त्रिज्या और एक चाप से, तो इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये जो छोटा है इसको लघु त्रिज्या खंड और ये जो बड़ा है इसको दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड यानी कि माइनर सेक्टर। और इसको क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसको मेजर सेक्टर के नाम से इसे जाना जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं छेदन रेखा या छेदिका, अंग्रेजी में सेकंड। देखो छेदन रेखा या इसको छेदक रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको छेदक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? सेकंड होता क्या है? इसको समझते हैं। यहाँ परिभाषा में आपके लिखे हुए हैं कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी कि जैसे ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? यही आपका छेदक रेखा कहलाता है, छेदन रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको छेदक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 2 बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करने वाली जो भी रेखा होगी वृत्त को, उसको छेदक रेखा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि वृत्त में या वृत्त से अनगिनत छेदक रेखाएं गुजर सकती हैं, है ना। ऐसे आप बहुत सारी अनगिनत में गुजर सकते हैं। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बहुत सारी छेदक रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, वृत्त के, ये तो पहला पॉइंट हुआ, ऐसे दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा गुजर सकती है। ठीक है, एक ही को गुजरेगी। 2 बिंदु दिया होगा, कहने का मतलब कि जैसे ये आपका वृत्त हो गया, अब इस वृत्त पर 2 बिंदु दे दिया। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही ना छेदक रेखा जाएगी, एक से अधिक नहीं जा सकती। इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली सिर्फ एक ही को छेदक रेखा होगी, एक से अधिक नहीं हो सकती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे स्पर्शी या स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट के बारे में। तो टेंजेंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक यहाँ वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब चलिए टेंजेंट को यहाँ से समझते हैं। तो लिखे हैं कि वृत्त के समतलीय सीधी रेखा, समतलीय, ठीक है,
वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कि इसी समतल पर ही एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, जैसे ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसे किस नाम से जानेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर ही सिर्फ स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु के नाम से इसे जाना जाता है, स्पर्श बिंदु। अंग्रेजी में कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देखिए, ये स्पर्श रेखा है और इस वृत्त के दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु यही ना है, तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें भी कुछ पॉइंट कि वृत्त से या वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यानी कि देखिए, अब ऐसे आप देखें तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है, ऐसे भी एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है। ठीक है, ऐसे भी एक स्पर्श रेखा गुजर, तो ऐसे अनगिनत खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो वृत्त के या वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं होगा। अब कैसे? जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं और हम यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो स्पर्श रेखा मान लीजिए हमें एक बिंदु हमारे पास ये दिया है। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना चाहे तो देखिए सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा ऐसे ये जा सकती है, और एक से अधिक ले जाने की कोशिश पे करेंगे तो ये आपका छेदक रेखा बन जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो नहीं ना है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि वृत्त पर स्थित अगर एक बिंदु है तो उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि वृत्त पर क्या होते हैं? अनगिनत बिंदु होते हैं, इसलिए अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं उससे। समझ गए? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। उससे पहले हम लोग प्रमेय देखते हैं एक 10.1। देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, सबसे पहले एक तो वृत्त खींच लिए। अब यहाँ से समझिए क्या लिखा हुआ है, फिर आपको मीनिंग इसका समझना होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वृत्त का बिंदु ले लिए। अब वृत्त के बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, इस पे एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। क्लियर है? समझ रहे ना? स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, इस पे छू रहा है तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अच्छा, इस स्पर्श रेखा का नाम कुछ दे देते हैं। चलिए इसका नाम मान लेते हैं AB। ठीक है, AB। अब क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु ये रहा, स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं P। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अच्छा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी त्रिज्या यहाँ केंद्र को मिलेगी, केंद्र O मान लीजिए, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये OP होगी ना। चलिए, तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये दिखाना है कि OP लंब है AB पर। यहाँ आपको OP AB पर लंब साबित करके दिखाना है। तो चलिए पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, AB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। कहने का मतलब कि P जो है आपका स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें? तो सिद्ध करना है कि ये जो OP है ना, OP
लंब है ए बी पर। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन में देगा, आपको ये सब लिखना होता है खुद से। देख लीजिए फिर से कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु यानी यहाँ P पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ए भी गई है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये OP है, क्या होती है, पर लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा पर ये लंब है, ये आपको साबित करके दिखाना है। देखिए इसमें एक रचना करना होगा, रचना। ठीक है, हम लेते हैं कि Q एक बिंदु लिए जो स्पर्श रेखा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। चलिए हम लोग इस पे एक Q बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ये बिंदु Q ले लिए। ठीक है, ये Q बिंदु ले लिए और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से OQ को मिला देते हैं। तो ये भी रचना में लिखना होगा, OQ को मिलाया, तो ये आपका डॉटेड होना चाहिए ना, ये रचना है तो आपका। चलिए इसको डॉटेड खींच दिया, तो यहाँ लिख देंगे रचना में ही कि O तथा Q को मिलाया, O तथा Q को मिलाया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रमाण देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि O वृत्त का केंद्र है तथा Q बाह्य बिंदु है, बाहर का बिंदु है, बाह्य बिंदु है। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना बात को, जब ये बाहर का बिंदु है Q बाहर का बिंदु है, तो ये OQ जो होगा OP से बड़ा होगा ना, त्रिज्या OP से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर का बिंदु है, तो इसकी लंबाई जो होगी इससे बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि OQ बड़ा है OP से, OQ बड़ा है OP से। तो आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, याद है आपको, कि जैसे कोई रेखा होती है और रेखा के बाह्य बिंदु से जब हम लोग उस पर रेखा खींचते हैं, बहुत सारी रेखाएं खींचते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटी रेखा होती है ना, वही क्या होती है, उस पर लंब होती है। जो सबसे छोटी रेखा क्या होती है, वो लंब होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है, सबसे छोटी रेखा लंब होती है। सबसे छोटी रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें सबसे छोटी रेखा OP दिख रहा है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा OP ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, सब बाहर बिंदु ही आएंगे, यही एक है ना वृत्त पर स्थित बिंदु आएगा, यानी कि ये जो है सबसे छोटी रेखा, ये जो OP लंब हो जाएगा किस पे, AB पर। यहाँ से ये आपका ये प्रमाणित हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ये प्रमेय। चलते आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखिए प्रश्नावली 10.1। चलिए बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनगिनत। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा अनगिनत, यानी अनेक लिख सकते हैं, अनगिनत अनेक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर, है ना। स्पर्श रेखा आपको पता था ना कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, अगला है 2 नंबर कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा। याद है आपको, छेदक रेखा कहा जाता है। सब आपको याद आ जा रहा होगा जो पढ़ाए हैं। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है। देखिए ये आपको नहीं बताया था, इसको आप देख लीजिए। यहाँ देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त पे कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। कैसे,
जैसे देखिए मान लीजिए एक रेखा यहाँ से खींचे हैं, ठीक है, और दूसरी रेखा कहाँ से खींचे हैं, यहाँ से खींचती है, तो ये दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पे भर देंगे 2, एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम लोग आपको याद ही है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। स्पर्श बिंदु के नाम से इसे जानते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से इसे जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे एक पहले वृत्त खींच दीजिए, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, देखिए इसका त्रिज्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या पहले खींच देते हैं, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो गई। चलिए अब ये त्रिज्या हो गई, तो इस त्रिज्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिंदु P से, तो ये बिंदु P हो गया, ठीक है, और ये त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा है PQ, एक स्पर्श रेखा है PQ, तो चलिए इस पे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया PQ, ठीक है, तो यहाँ पे P है तो इधर Q बिंदु होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसका केंद्र क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, इसका केंद्र क्या है, O है। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि स्पर्श रेखा जो PQ है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको PQ की लंबाई निकालनी है, ठीक है, PQ की लंबाई निकालनी। तो आपको यहाँ पे ये आपको पता तो है ना, ये OP लंब होगा OQ में, OP लंब होगा यहाँ किस पे, PQ पर। OP जो होगा ये लंब होगा PQ पे, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या जो होती है क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे PQ निकालने के लिए ना, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो √OQ का स्क्वायर माइनस में आपका OP का स्क्वायर, ठीक है। तो OQ कितना है, तो यह है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ घटा दिए √119 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस कंस्ट्रक्शन करना है या आप आसानी से कर लेंगे, रचना करना है। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींच दीजिएगा किसी भी त्रिज्या का, ठीक है, और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, दो एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा है। मान लीजिए आपके पास एक रेखा ऐसे ये दी गई है, ठीक है, कहीं से भी मान लीजिए, यहाँ से स्पर्श रेखा मान लीजिए, चाहे कहीं से छेदक रेखा ही मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक रेखा मान लेते हैं, और इसके ऐसे दो रेखा खींचती हैं जो इसके समांतर हो। तो एक रेखा ऐसे इसके समांतर ले लीजिए ऐसे, तो ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये एक ऐसे समांतर लीजिए और एक ऐसे ले लीजिए, ठीक है, एक आप क्या कर लीजिए, स्पर्श रेखा ले लीजिए और एक छेदक रेखा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये फिगर हो गया, वृत्त हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई, छेदक रेखा हो गई, और ये आपके पास दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। समझ गए। तो एक दी हुई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचनी थी, जो एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। तो इसको रचना से, कंस्ट्रक्शन से आप आसानी से बना सकते हैं प्रकार वगैरह का यूज करके, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। अब इस वृत्त का हम लोग केंद्र ले लेते हैं O और एक बाह्य बिंदु ले रहे हैं P, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हैं प्रमेय में कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो आपको तो पता ही है कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, तो दो स्पर्श रेखा हो सकती है, एक ये हो सकती है, ठीक है,
और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो सकती है। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में बराबर होंगी, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ जो स्पर्श बिंदु है इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये आपका ए देते हैं और यहाँ बी दे देते हैं, यानी कि ये जो पी ए की लंबाई है पी बी की लंबाई के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और P जो है P बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, जिससे दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं स्पर्श रेखाएं, PA और PB खींची गई हैं, ठीक है, खींची गई हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों की लंबाई बराबर होगी, यानी कि PA जो होगा ना आपके PB के बराबर होगा। तो यहाँ थोड़ा रचना करना होगा, ठीक है ना। चलिए रचना में क्या करना होगा, तो रचना में लिखेंगे कि O को A से, है ना, A से और B से, है ना, तथा P से मिलाया। देखिए O को क्या करना है, A, B और P से मिलाएंगे। चलिए तो ये मिलाने का भी काम कर देते हैं यहाँ से। देखिए O को A से मिला दिए, यहाँ B से भी मिला दिए और यहाँ P से भी मिला दिए। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज कर रहे हैं ये तो रचना है ना, तो यानी कि ये डॉटेड होंगे, तो इनको आप लोग डॉटेड कर दीजिए। ठीक है, इसको डॉटेड कर देंगे आप। चलिए ये डॉटेड हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रमाण। देखिए इसको प्रमाण करना बहुत ही आसान है, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में। ठीक है, देखेंगे POA और POB में इन दोनों को सर्वांगसम करना है। तो देखिए किस तरह से सर्वांगसम करेंगे। तो पहला तो एंगल, ये जो PAO है बराबर हो जाएगा एंगल किसके, PBO के। क्यों, तो ये दोनों 90 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 90 कैसे हुआ, तो आपको पहला प्रमेय जो बताए थे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उस पर लंब होती है, यानी कि ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा चीज क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो OP है, OP इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, यानी कि यहाँ लेंगे OP बराबर में OP, उभयनिष्ठ कॉमन है, ये दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में है। और तीसरा क्या होगा, तो OA बराबर में OB, है ना। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्याएं। तो ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज POA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज POB के। और किस नियम से होगा, तो देखिए राइट, ये हाइपोटेनस होगा और एक साइड होगा, यानी कि RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ तो आराम से आप लिख सकते हैं PA बराबर में PB, कैसे, तो CPCT से। चलिए तो लिख देते हैं ब्रैकेट में घेर के CPCT द्वारा, ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए, यानी कि यहाँ से ये पता चल गया, इस नियम से क्या आप सीखे कि यहाँ त्रिभुज वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं 10.2 पे। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 एग्जाम्पल देखा जाएगा लास्ट में। इसमें एग्जाम्पल में बताने वाले 2-4 क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ा लेने के बाद लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वृत्त ले लिए। अब इस वृत्त का यहाँ केंद्र ले लेते हैं और एक जो है एक बिंदु क्या है, Q है। ठीक है, बाहर एक बिंदु ले लेते हैं Q। अब इस Q से
वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हो गई, इसको केंद्र से मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए। अब वही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु से, एक बिंदु यानी कि ये बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा ये है, इसकी लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो इस स्पर्श बिंदु का कुछ नाम देते हैं P, ठीक है। चलिए ये P नाम दे दिए। अब क्या कह रहा है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ देते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस केंद्र को मान लेते हैं O, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी ये OP ना, वृत्त की त्रिज्या यही ना होगी OP। चलिए तो इस OP को मिला दीजिए। तो आपको सिंपल सा ये तो पता ही है कि यहाँ जो होगा कोण 90 होगा, यहाँ एंगल 90 होगा। कैसे 90 होगा, तो आपको पता है, प्रमेय में पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से है ना, किस पे, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। इसीलिए एंगल OPQ बराबर जो होगा 90 हो जाएगा, ये 90 इसीलिए होगा, समझ गए। अब देखिए आपको ये त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए। तो OP बराबर आप नहीं लिख सकते हैं, √अंडर OQ का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ना, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ घटाएंगे तो √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा आंसर, समझ गए ना, 7 सेंटीमीटर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है आकृति 10.11, ये रहा आकृति। कह रहा है कि TP और TQ केंद्र O वाली, देखिए यहाँ TP और TQ केंद्र O वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल PTQ यानी कि ये वाले कोण निकालने हैं, ठीक है। चलिए तो ये बड़ा ही सिंपल है, आपको ये तो पता ही है कि यहाँ भी ये 90 होगा और यहाँ भी 90 होगा। कैसे 90 होगा, तो आपको अभी फिर से यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या लिखिए या रेखा भी लिख सकते हैं, मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लिखना सही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बनाइएगा ना लिखते समय तो ये बना के इस तरह से लिख के बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर दे देगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव ना दे सब्जेक्टिव दे दे, तो इस तरह से आप लिख के बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए एंगल यहाँ से TPO बराबर एंगल TQO बराबर में 90 डिग्री, समझ में आया ना, एंगल TPO और TQO, ठीक है, ये दोनों 90 होंगे। चलिए अब देखिए एंगल हमें निकालना है PTQ, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, और बाकी सब तो दिया ही है। तो TPO प्लस एंगल TQO और प्लस एंगल POQ, यानी चारों का एंगल का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री, समझ रहे ना। इसका सबका चारों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री। कैसे, तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए इसका मान निकालना है आपको PTQ, ये निकालना है। अच्छा ये है आपका 90, ठीक है, और TQO भी, ये भी 90 है, और ये आपके पास कितना दिया है 110 दिया है, और बराबर में 360, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो एंगल PTQ, अच्छा इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 290 ना। चलिए तो 290 और बराबर में 360 डिग्री, समझ रहे ना।
चलिए इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360 माइनस में 290, घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो एंगल POA बराबर है, मतलब इसमें से POA का मान कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब इस वृत्त का जो केंद्र कह रहा है, आपका केंद्र कौन सा कह रहा है O, ठीक है, केंद्र है आपका O और एक बाह्य बिंदु है आपका P, ठीक है। इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ से इस बाह्य बिंदु से कौन कौन सी, तो एक स्पर्श रेखा ये है PA, ठीक है, और दूसरी स्पर्श रेखा होगी ऐसे PB, ठीक है। तो यहाँ दो स्पर्श रेखा देते हैं, इनका नाम यहाँ लिख देते हैं, ये PA और ये दूसरी स्पर्श रेखा है PB, ठीक। आपको एंगल POA इसका मान निकालना है। चलिए तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये मिला देते हैं। देखिए पहले ना हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का कोण कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दोनों स्पर्श रेखाएं कितना परस्पर कोण बनाती है 80 डिग्री, यानी यह कोण जो है पूरा 80 डिग्री का कोण है, समझ रहे ना। और हमें निकालना है POA। अच्छा इसको मिला देते हैं यहाँ से, POA निकालना है, समझ रहे ना बात को। चलिए आपको POA का मान निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग ना सबसे पहले AOB तो निकाल सकते हैं ना, जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बनाए थे उस तरह से यहाँ पे हम लोग AOB यानी कि ये पूरा कोण निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले पूरा कोण निकालते हैं। तो पहले इसको बनाने के आप फिर वही काम करिएगा, लिखेंगे प्रमेय वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, बिंदु पर, बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या, सॉरी खींची गई त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या क्या होती है, तो लंब होती है। खींची गई त्रिज्या जो है लंब होती है, लंब होती है, यानी कि यहाँ पे एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर 90, यानी यह भी 90 डिग्री का होगा, यह भी 90 डिग्री का होगा। चलिए तो अब इस चतुर्भुज में देखते हैं, तो चतुर्भुज में कौन कौन सा एंगल, तो एंगल APB, APB प्लस एंगल PAO, PAO एंगल AOB, एंगल AOB और प्लस एंगल PBO, PBO, इन चारों का क्यों कितना होगा 360 डिग्री। क्यों होगा तो लिख देंगे कि चतुर्भुज के, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए 360 डिग्री होता है। अच्छा ये जो है APB ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, AOB नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा PBO भी 90 डिग्री है, बराबर में 360 डिग्री। तो देखिए 9 दूना 18, 18 और 80 है ना, मतलब 180 और 80 कितना आ जाएगा, तो एंगल AOB और प्लस में आ जाएगा आपका 260, ठीक है, बराबर में 360। चलिए इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल AOB बराबर आ जाएगा आपका 100 डिग्री, एंगल AOB पूरा आ गया 100 डिग्री। अब क्या करेंगे कि इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, किसको किसको, तो लेंगे त्रिभुज POA तथा तथा दूसरा त्रिभुज POB में, POA और POB में। देखिए तो यहाँ आपको पता है कि एंगल PAO बराबर एंगल PBO हो जाएगा। कैसे होगा, तो प्रत्येक 90,
दोनों 90 है ना, ऊपर दिखाए भी है यहाँ पे। चलिए दूसरा क्या होगा, तो ओपी जो है ना ओपी के बराबर होगा, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है ये, ठीक है। अच्छा तीसरा चीज क्या होगा, तो तीसरा जो होगा आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर में ओ बी, ओ ए बराबर में ओ बी। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए ये बराबर होंगे। वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगे ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होंगी। तो यहाँ से आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ बी के। कैसे, तो आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। चलिए तो ये सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए बराबर एंगल पी ओ बी, लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे होगा, तो ये सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, यहाँ से मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कि ये इसका समद्विभाजक है। यानी कि आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए जो है हाफ है एंगल ए ओ बी का, है ना। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये जो होगा पूरे का हाफ होगा और ये भी पूरे का हाफ होगा, तो हमें तो पी ओ ए से ही ना मतलब है। चलिए तो ये एंगल ए ओ बी का हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल पी ओ ए बराबर में 1/2 इंटू 100 डिग्री, ए ओ बी हम लोग निकाले ना 100 डिग्री। चलिए यहाँ पे इसको काट देते हैं, तो काटिएगा तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा 50 बार में ना। चलिए तो ये आपका 50 आ जाएगा, यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा 50 डिग्री, यहाँ से 50 डिग्री आ गया पी ओ ए का मान, यही ना आपको निकालना था। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्या दिया हुआ, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया और इसका एक व्यास खींच देते हैं। चलिए एक व्यास हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका व्यास है, ठीक है, ये व्यास मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस व्यास का नाम कुछ देना होगा ना, इस व्यास का नाम देते हैं ए बी। अच्छा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में कि वृत्त के किसी व्यास के, तो इस व्यास के सिरों पर खींची गई, तो मान लेते हैं कि इस ए सिरा पे हम लोग एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं और एक स्पर्श रेखा इस पे ऐसे खींचते हैं, तो सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, इन स्पर्श रेखा का नाम कुछ दे देते हैं। तो देखिए इसका नाम देते हैं पी क्यू, ठीक है, इसका नाम देते हैं पी क्यू और इसका नाम देते हैं आर एस, ठीक है, इसका नाम देते हैं आर एस, ठीक। और वृत्त का केंद्र जो है ना, केंद्र हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं पहले दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। तो दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र से कोई खास मतलब नहीं है लेकिन यहाँ लिख देते हैं, तथा ए बी व्यास है, ए बी व्यास है जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, पी क्यू तथा आर एस है, पी क्यू तथा आर एस है। तो सिद्ध करना है ये जो पी क्यू होगा ना, पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एस के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो आपको पता था, अभी आपको बहुत बार उसका यूज कर लिए कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची जाने वाली त्रिज्या जो होती है उस पे क्या होती है, लंब होती है, और ये भी इस पे लंब होगा, है ना। तो उस प्रमेय को यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। अच्छा इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखिए ना, आप शॉर्ट में ऐसे भी कर दीजिएगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर
लंब होती है, ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका चलेगा। तो ये शॉर्ट में हो जाएगा आपका लंब होती है, ठीक है। अच्छा, इसलिए जब ये लंब होती है तो यहाँ पे एंगल ओ बी एस बराबर में 90 हो जाएगा, और एंगल देख लीजिए ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी, ये भी आपका 90 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ओ बी एस भी 90 हो जाएगा और ओ ए पी भी आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए, एक कोण इधर का ले रहे हैं तो दूसरा कोण इधर का ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो दिख रहे हैं आपको, अच्छा, ये दोनों कोण जो दिख रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण के युग्म दिख रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी एस बराबर एंगल ओ ए पी है। देख रहे हैं ना, एंगल ओ बी एस बराबर एंगल ओ ए पी है, क्योंकि दोनों 90-90 हो रहा है। और जब ये दोनों दिख रहे हैं, ये जो कोण है ये एकांतर कोण के युग्म है, तो यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एस के। यहां से आपका प्रमाणित हो गया, ठीक है, ये आपका प्रमाणित हो गया। क्यों? क्योंकि जब समांतर होता था तो एकांतर कोण बराबर होते थे, और जब एकांतर कोण के युग्म बराबर हो रहे हैं तो ये रेखाएं समांतर नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब इस वृत्त का, है ना, वृत्त का स्पर्श रेखा ले लेते हैं, एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक स्पर्श रेखा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अच्छा, इस बिंदु पर स्पर्श करता है, इस बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इस बिंदु का नाम हम लोग यहाँ दे देते हैं P, ठीक है, और इस स्पर्श रेखा का नाम यहाँ पे देते हैं ए बी, ठीक है। ए बी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, ठीक है। और हम लोग इसमें मान लेते हैं ना कि एक यहाँ पे ये एक रेखा जो है ये लंब है, ये एक रेखा जो है लंब है, ठीक है, और इस रेखा का नाम मान लेते हैं ओपी, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या मान लेते हैं, ओपी। ओपी क्या है, लंब है, किस पर, ए बी पर, ओपी लंब है ए बी पर, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लंब बना देते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या सिद्ध करना है और क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिया है, दिया है, दिया है, सॉरी, दिया है, दिया है। चलिए, दिया है क्या कि ओपी, ओपी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ए बी पर, ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। ओपी जो है स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना होगा कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। एक ही बात है, देखिए यहाँ यही ना दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगर हम लोग ये केंद्र दिखा दिए तो ये आपका यही ना होगा यहाँ से कि ये केंद्र से होकर जाता है, यही ना आपको दिखाना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब, है ना, पर खींचा गया लंब, पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र O से होकर जाता है, होकर जाता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक रचना कर लेंगे, रचना, रचना, रचना में क्या कर लेंगे कि एक बिंदु ले लेंगे O डैश और इसको केंद्र मान लेंगे, ठीक है। हम लोग O को इसमें केंद्र नहीं माने हैं, दिया है मैं केंद्र नहीं माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि रचना में O डैश वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तथा
ओ डैश पी को मिलाया, ओ डैश पी को मिलाया, इतना काम करते हैं। चलिए तो इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये मिला दिए और ये रचना है आपकी, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। ये आप डॉटेड कर दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसका प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया या खींची गई त्रिज्या लंब होती है, खींची गई त्रिज्या लंब होती है। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि ओ डैश पी लंब है ए बी पर, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ डैश पी बी बराबर 90, ठीक है। अब चूंकि आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि ओपी लंब है ए बी पर, ये आपके पास दिया है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लंब दिया हुआ है, तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी बी बराबर 90। तो ये भी 90, ये भी 90, इसलिए यहाँ हो जाएगा कि एंगल ओ डैश पी बी बराबर एंगल ओ पी बी, है ना। दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों एंगल बराबर होना है, यानी कि ये क्या होंगे, ओ डैश और ओ संपाती होगा, है ना। अतः ओ डैश और ओ संपाती है, ओ डैश और ओ क्या है आपका, संपाती है, ठीक है। ये दोनों संपाती है, तो यहां लिख सकते हैं इसलिए ओ वृत्त का केंद्र होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्पर्श बिंदु ओ पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाता है, यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। सॉरी, यहाँ स्पर्श बिंदु P दिया था ना, स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर जाता है, ठीक है। यहाँ स्पर्श बिंदु P था आपका, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते